हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे आज बात करेंगे वैसे सिंगापुर ब्रुनाई के हवाले से, और वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट विज़िट किया है, विज़िट तो उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या चीज़ें हुई अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली तो अगर इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी देखी जाए तो बहुत अच्छी है दोनों कंट्रीज़ की, लेकिन बिल्कुल छोटे से मुल्क हैं। दूसरी बात, चाइना फैक्टर कितना इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये भी एक सवाल उठ रहा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का इंटरेस्ट या फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात, इस हवाले से बात करेंगे। और आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। आप लोग देखते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी और बाकी जगहों पे भी आप देखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Always a pleasure, Fakar bhai. As said, it's a family channel, so always a pleasure. थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा शुरू करते हैं। ब्रुनाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है और बड़ा रिच मुल्क है दुनिया में। जब उनके हवाले से पढ़ते हैं तो बड़े बड़े महलात है और लोग भी काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिंगापुर छोटा सा मुल्क है बट इकोनॉमी उसकी भी यानी अच्छी खासी एक्सपोर्ट्स करता है। क्या चीज़ें थी कि अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं वो अमेरिका भी जाते हैं, वो रशिया भी जाते हैं, वो यूरोप के दौरों पे भी जाते हैं, लेकिन वो सिंगापुर, ब्रुनाई या फिर इस तरह के वेस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, जो अगर देखने को हम देखें तो शायद ऐसे लगता है, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और ये जो ब्रुनाई या फिर सिंगापुर एक जैसे, इकोनॉमीज इनकी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा सिंगापुर से स्टार्ट लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं सिंगापुर के साथ इंडिया की, जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है, मजीद इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है, और पहले अगर मतलब कारोबार है तो उसमें क्या चीज़ें थी और मजीद क्या होने जा रहा है। देखिए, सिंगापुर तो हमारा फकर भाई बहुत क्रूशल पार्टनर है और एक वो हब है एशिया का फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत छोटी सी कंट्री है बट दे आर वेरी क्रिटिकल, ठीक है ना। और वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा रहता है। आपको पता होगा कि सिंगापुर की जो नेशनल लैंग्वेजेस है उसमें एक नेशनल लैंग्वेज तमिल भी है। तो उसको देखते हुए ये काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है उनके साथ। अभी जो जहाँ तक मैंने देखा कि जो MOU उनके साथ साइन हुए हैं इस बार सिंगापुर के साथ प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर, उसमें है फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिसमें कि दोनों कंट्रीज एक साथ काम करने के इच्छुक है। इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक इस पूरे रीजन में सेमीकंडक्टर के बिजनेस में चाइना का एक छत्र राज रहा है, ठीक है ना। तो सिंगापुर और इंडिया का ये जो सेमीकंडक्टर में इनिशिएटिव है, दैट विल चेंज द फील्ड फॉरएवर, बिकॉज सेमीकंडक्टर इज द चिप ऑन विच वर्ल्ड रन्स। आज हर चीज में सेमीकंडक्टर चलता है, आपको भी पता है मुझे, फकर भाई हमसे ज्यादा। So cooperation in the field of health and medicine and educational cooperation and skill and development है, ये चीजें हुई हैं जो कि उनके साथ साइन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को मैं कोट करूं तो उन्होंने कहा कि मैं आई एम कोटिंग प्रधानमंत्री मोदी, अ न्यू चैप्टर इन द टाइज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। उन्होंने जो लॉरेंस वोंग है जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको भी कोट करते हुए लिखा कि वी हेल्ड अ प्रोडक्टिव मीटिंग इन सिंगापुर टुडे। और एक बड़ा ही मित्रवत, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, बड़ा ही एक फ्रेंडली सा जो वो रहा उनके साथ मुझसे आप करेंगे हुए जो दौरा। तो वी कुड सी दिस, आप इसको अगर ला दें और बॉडी लैंग्वेज देखें कितना कूल था। नीचे चल रहा है फकर भाई, अगर आप इसको ऊपर ला दें। ठीक है, मेरा ख्याल एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये लेकिन ठीक है, आप बात अपनी जारी रखें, मैं करता हूँ इसको चेक तो वही है कि फिर देखते हुए कि हमारे और सिंगापुर के काफी डीप हो रहे हैं, जिसे कह लीजिए रिलेशनशिप, तो उसको देखते हुए हमारे और सिंगापुर के बीच में जिस तरीके की गर्मजोशी दिखाई गई, जो राष्ट्रपति वोंग थे वो खुद आए, प्रधानमंत्री वोंग सॉरी, वो लेने आए मोदी जी को।
और एक जो जेस्चर दिखा गर्मजोशी का, दैट वाज समथिंग दैट वन मस्ट नोटिस, कि जो आप एक अपनापन देख सकते हैं, कंफर्ट देख सकते हैं लीडर्स के बीच में, वो बड़ी जबरदस्त बात थी। और दोनों लोगों ने काफी, जिसे कह लीजिए, खुल के बातचीत की एक दूसरे से डिफरेंट विषय पे। वो राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। तो मिनी इंडिया करके एक जगह है, आई होप आप जानते होंगे, आप गए होंगे सिंगापुर, तो वो एक जगह है वहां पे, मिनी इंडिया जिसको वो कहते हैं। तो बस वही है, तो इसलिए इट्स अ वेरी क्रूशियल मीट जी। राइट। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी पूछनी थी, क्योंकि आजकल चाइना के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं। मतलब जब इस रीजन की बात होती है तो चीन के हवाले से मतलब ताइवान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनाई है, मतलब साउथ चाइना सी और इधर से मतलब आना जाना है। ये फैक्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वहाँ पर, और उसमें इस चीज़ को अगर मैं लेके आऊँ कि उसके ऊपर फिर इंडिया और सिंगापुर के आपस में टाइज, ताल्लुकात कितनी अहमियत रखते हैं? देखिए, चाइना एक फैक्टर है जो पूरे रीजन की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके एस्पिरेशंस को डिस्टर्ब करता है। चाइना एक ऐसा फैक्टर है जो इस पूरे के पूरे रीजन में रूल ऑफ लॉ से प्ले नहीं करना चाहता, स्पेशली रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ के साथ प्ले नहीं करना चाहता। वो साउथ चाइना सी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। वहां पे होने वाले जो, अब आपको पता है कि फकर भाई, सी रूट से दुनिया का 90% ट्रेड होता है, 95% ट्रेड होता है, और उसमें साउथ चाइना सी, आप अगर ब्रुनेई के साथ भी देखें तो ब्रुनेई साउथ चाइना सी में पड़ता है। बिकॉज आपके दर्शकों के लिए बता दें कि ब्रुनेई कोई अरब कंट्री नहीं है, ये एक मलेशियन कंट्री है, ठीक है ना। तो अब आप अगर, यहाँ के लोग मले हैं, हालांकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग वो शेयर कर सकते हैं, जो मैप शेयर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप बोलो जी। तो वो जो मैप है ब्रुनेई का, आप देखें इसको, तो साउथ चाइना सी ही इनका पूरा जो कोस्टल बेल्ट है वो पूरा साउथ चाइना सी में पड़ता है। तो कंसर्न तो इनके लिए होगा ही, क्योंकि अगर आप साउथ चाइना सी को चाइना कंट्रोल कर रहा है तो इनकी जो ब्रुनेई है, इनकी जो थोड़ी बहुत इनकम का साधन है, वो साधन तो ऑयल है, नेचुरल गैस है, एलएनजी है। इसलिए भी वो इंडिया वहां जाना और ब्रुनेई को अपने पक्ष में लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू द यूक्रेनियन टॉक, और जो प्रधानमंत्री मोदी अभी मीडिएशन कर रहे हैं उसके बारे में भी वहां के लीडर को बताएंगे, इन एडिशन टू द, यानी कि वहां के राजा को बताएंगे। दूसरी चीज ये है कि साउथ चाइना सी में अगर आपको चाइना के खिलाफ एक ग्रुप तैयार करना है, खिलाफ एज इन जो ये चाहते हैं कि साउथ चाइना सी जो है वो ओपन रहे, वो फ्री रहे ट्रेड के लिए, नेविगेशन के लिए, ताकि वहां पे ऐसा ना हो कि चाइना की दादागिरी हो, चाइना का टोल आपको देना पड़े। जो लोग ये चीजें नहीं चाहते उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में आए और वो लीड ले कि भाई वी वांट अ फ्री साउथ चाइना सी, वी वांट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो गवर्निंग प्रिंसिपल हो उसके हिसाब से बने। हम चाइना के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को इंटरनेशनल लॉ तो नहीं मान सकते ना फकर भाई। तो इसलिए भी आपको ऐसी छोटी छोटी कंट्रियों का सहारा लेना पड़ेगा, या उनको आप इंक्लूड करना पड़ेगा अपने साथ, अपने दम में, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर स्ट्रैटेजिक। ये जो देख ले, ये जो ब्रुनेई है, उसका ऑफिशियल नेम ब्रुनेई दारुसलाम है, कैपिटल बंदर सेरी बेगवान है, पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 4,60,345 लोग हैं टोटल, 4,60,340। ये तो हमारे आपके किसी मतलब छोटे से शहर से भी शायद कम हो। और ब्रुनेई का टोटल एरिया है 5.765 किलोमीटर स्क्वायर, तो नथिंग, आप समझ रहे हैं। तो करेंसी ब्रुनेई डॉलर चलती है, रिलीजन सुन्नी इस्लाम है, लैंग्वेज ब्रुनेई मलय, टुटोंग और केदियान है, मेजर सिटीज है सिरई, ब्रुनेई, मूरा डिस्ट्रिक्ट, टोंगोंग एंड ऑल दैट। सो बस यही है। तो अब आप ऐसे जो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा ये चीज एक तो ये है कि मतलब चाइना को हम देखते रहते हैं और इंडिया भी मतलब ऐसी जगहों को शायद नहीं छोड़ना चाहता। इन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ने का मतलब ये है कि उनके साथ ताल्लुकात पहले भी होते होंगे, लेकिन शायद एक नए तरीके से उसको बिल्डअप कर रहे हैं। अगर हम कारोबार या फिर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों की बात करें
तो हम ये सुनते हैं कि शायद इसरो का एक स्टेशन भी ब्रुनाई में है और वहाँ पे उसका मतलब वो काम कर रहा है। फिर सिंगापुर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया भर में उसका नाम है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया खुद भी आईटी एक्सपोर्ट्स में उसको दिन ब दिन बढ़ा रहा, सिंगापुर को हम पहले सुन रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है? और फिर अगर हम डिफेंस के हवाले से कहें तो इंडिया क्या इन कंट्रीज को दे सकता है? ये मुझे तो नहीं लगता कि सिंगापुर या फिर ब्रुनाई दारुसलाम कोई ऐसी चीज बना रहा हो, लेकिन इंडिया क्योंकि डिफेंस के हवाले से भी बहुत सारी चीजें कर रहा है लास्ट मतलब काफी सालों से हम देखिए जो वर्ड आपने यूज किया वो डिफेंस है ना, ऑफेंस तो नहीं है ना। जी बिल्कुल। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ऑफेंस की बात कर रहे हैं जी। तो जब आप डिफेंस करेंगे फकर भाई, तो कोई कंट्री छोटी या बड़ी नहीं होती। आप किसी भी को अगर आप अंडरस्टिमेट करें तो आप वो बहुत बड़ी गलती होगी। सो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया डिफेंस करना चाहता है, और इंडिया का डिफेंस तो वर्ल्ड का डिफेंस है, क्योंकि हम डिफेंस कौन सा अपनी सॉवरेनिटी मांग रहे हैं। हम कोई टेरिटोरियल तो क्लेम कहे नहीं हमारा कि भाई ब्रुनेई हमें मिला दो, सिंगापुर हमारे में मिला दो और सब हमारी बात मानो। इंडिया के पार्लियामेंट से बना हुआ लॉ जो है वो दुनिया का लॉ होगा, हम तो ऐसा नहीं कह रहे। पर चाइना एग्जैक्टली ये कह रहा है। चाइना साउथ चाइना सी में रिक्लेमेशन ऑफ टेरिटरी करता है, मतलब वो पानी सुखा सुखा के वहां टेरिटरी बना देते हो, फिर उसके बाद वो उनका वो मिलिट्री बेस बन जाता है, नेवल बेस बन जाएगा। वहां पे वो जो फाइटर जेट है, लड़ाकू हवाई विमान और ये सब वो तैनात कर देते। तो आपको तो फिर इससे तो लड़ना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आपके घर के सामने हम चोल तुंगी, जैसे आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान में तो कॉमन है ये कि वो जो पार्किंग वाले होते हैं इलीगल कहीं भी आ जाएंगे, और आप वहां पे गाड़ी आओ तो आपको बोले 50 रुपए दो जी हमारा। भाई तू कौन, मैं काम वाली बात है। और अच्छा रेट भी अनसेंट, कोई वो लिखने वाला नहीं है भी कौन है, तो वो कोई दादा टाइप का आदमी होगा, उसको देख के भी डर लगता है कि दे दो यार 50 रुपए के लिए, कौन हाथ पैर तोड़वाए हैं। तो ये अब वही वाली हिसाब किताब है। चाइना वही कर रहा है, चुंगी बना के बैठ गए हैं कि अब आप अगर आपको साउथ चाइना, चूंकि उस चीज सी का नाम साउथ चाइना है तो चाइना का प्रॉपर्टी है, इस हिसाब से तो पूरा इंडियन ओशन है, हम सब इंडियन ओशन को कंट्रोल कर ले। तो ये जो भाई दिस हैज अ इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर, योर फ्यूचर, क्योंकि ट्रेड को तो फ्री रहने दो ना भाई। साउथ चाइना सी कल्चरली अपना मान लो, लेकिन अब ट्रेड को आप जो है आप फ्री फ्लो नहीं रहने दोगे, आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो ये तो इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री फकर भाई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, ब्रुनेई या जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं। और ये चूंकि मलेशिया और सिंगापुर और ब्रुनेई ये बेसिकली एक ही कंट्री का रीजन रहे थे एक समय। मलेशिया और सिंगापुर एक कंट्री हुआ करते थे एक समय, और ज्यादा दिन नहीं पहले, आज से 40-50 साल पहले, मेरे ख्याल से 1960s में कभी वो अलग हुए होंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक और सॉफ्ट इमेज के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो कह रहे कि इंडिया आजकल बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे मंदिर शायद होते होंगे, जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, तो मस्जिदें भी होती हैं, मंदिर भी होते होंगे, लेकिन कह रहे कि ये भी एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर दुनिया भर में, जिस तरह अबू धाबी का हमने देखा, मतलब यूएई वगैरह में, ओमान में पहले ये सारी चीज़ें थी, तो इस तरह की चीज़ें कह रहे कि शायद ब्रुनाई में या बाकी जगहों पे भी वो कर रहे हैं कि उनका एक मतलब एक तो ठीक है वहाँ लोगों को फैसिलिटेट करना कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको एक फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि लोग जाते हैं। तो दूसरी तरफ ये कि एक सॉफ्ट इमेज उनका बन रहा होता है, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री का हम सुनते हैं कि जी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में कोई बेशक किसी और वजह कोई और वजह किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, उसकी वजह से शायद वो लोग भी जिनको न हिंदी आती है न इनको उर्दू आती है, लेकिन वो फिर फिल्में भी देखते हैं और उनको शायद वो म्यूजिक और वो सारा कुछ मतलब पता होता है या सुन रहे हो। आप तुर्की में जाइए, आज भी ये गाना बड़ा फेमस है, मेरा जूता है जापानी, इंग्लिस्तानी, बड़ा फेमस है। तो आप रशिया में जाइए या सेंट्रल एशिया में जाइए, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप डिस्को में जाइए, अगर ये गाना ना बजे, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, ये गाना मुझे आज भी याद है, अलमाटी में मेरा लास्ट डे था, मेरे जो डीन थे वो ग्रीक थे और मेरा दूसरा कलीग था वो था स्लोवाकियन था, तो वो हम लोग डिसाइड किए कि एक दो सीरियन भी थे हमारे कलीग्स, उनके साथ हम लोग कहे चलो यार लास्ट डे चलते खाने, एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में हम लोग गए, और अलमाटी रात को बहुत ठंडा हो जाता है, रात के हम लोग करीबन -10, -15, -20 के उसमें गए हम लोग। तो मैं जब उसमें गया ना, रेस्टोरेंट में बैठा, मैंने वेज ऑर्डर किया, उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने घूमते हुए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा वहां पे लोग डांस भी कर रहे हैं, मैंने कहा यार देखूं जरा क्या डांस है, तो एक रेस्टोरेंट में ही डिस्को था, फैमिलीज अपना डांस कर रही थी, तो मैं वहां चला गया,
तो मुझे देखते ही वहां के जितने लोग थे वो पहचान गए कि ये तो भूरा आदमी है, ये आया है इंडिया से। तो वो आया और गाना क्या बजा था, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। तो वो मुझे बुलाया डांस करने के लिए, मैंने नहीं किया, वो अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं फिर चला आया वहां से, अपने सीट पे आके बैठ गया। वो आदमी दारू की बोतल लेके मेरे पास आके बैठ गया। ये ऐसा पहली बार हुआ मेरी जिंदगी में कि मैं किसी यूरोपियन के साथ बैठा हूं और कोई फॉरेनर इंडियन को वैल्यू दे रहा हो, कह रहा था कि आइए आप मेरे साथ दारू पीजिए, और वो मुस्लिम था भाई। सो पॉइंट वो है, दारू की बोतल इतनी बड़ी, मैंने कहा भाई मैं दारू नहीं पीता। बड़ी मजे की बात ये थी। तो बॉटम लाइन ये कि सॉफ्ट पावर सॉफ्ट होती नहीं है, सॉफ्ट पावर हार्ड होती है। एग्जैक्टली हार्ड पावर, भाई सॉफ्ट और हार्ड का अंदर क्या है कि आप हार्ड पावर की थी अपनी बात मनवाने को कह रहे हो ना, कि जो बात मनवा लिया उसकी पावर हार्ड है। तो मनवा लिए पुतिन साहब, सारा बंदूक तोप गाना लगा के आप चले गए, आप मनवा लिए। अमेरिका अफगानिस्तान में बड़ा बड़ा वो सब लेके आया, मनवा लिया, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आ गई। नहीं होता भाई। हार्ड इज नॉट हार्ड, सॉफ्ट इज हार्ड, क्योंकि लोगों को आपकी बात समझ में आती। तो जो सोच रहा है कि सॉफ्ट का मतलब ये, सॉफ्ट का मतलब ये है कि वो इतना हार्ड है कि जब हार्ड टॉक फेल हो जाता है, जब हार्ड पावर फेल हो जाता है, तो फिर सॉफ्ट पावर ही ऑप्शन बचता है। हार्ड पावर के बाद भी आपको सॉफ्ट पावर की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन सॉफ्ट पावर के बाद हार्ड पावर की एप्लीकेशन नहीं होती। तो सॉफ्ट क्या है भाई फकर भाई? आपको मैं कह रहा हूं कि एक हम साथ रह सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं, खुशियों से रह सकते हैं, बिना नफरत के रह सकते हैं। ये हार्ड, ये सॉफ्ट है। इट इज एज हार्ड कोर एज पॉसिबल। और ये बात कहना कि बंदूक से गोली मार देंगे और हम लोग एक नहीं है, हम अलग अलग हैं, हम सब अलग रहेंगे, हम तुम्हारी धरती पे कब्जा कर लेंगे, ये हार्ड है। दिस इज नॉट एट ऑल हार्ड। ये हार्ड पावर जो सॉफ्ट जिसको कहते हैं वही रियल हार्ड पावर है, क्योंकि वो लोगों को जोड़ के रखता है। मैं फकर भाई से प्यार से बात करूंगा तो फकर भाई मेरे लिए जान भी देने को तैयार होंगे, लेकिन मैं जरा सा चौड़ा होने की कोशिश करूंगा तो वो फिर वो चौड़पन आपको दिखा देंगे फकर भाई भी, कि भाई चौड़े होने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि तुमसे ज्यादा चौड़ा तो फकर भाई भी बन सकते हैं। बिल्कुल। सो चौड़े होकर के आप काम नहीं, वो हार्ड होता ही नहीं है, वो मूर्खता वाली। सॉफ्ट पावर इज द रियल पावर, बिकॉज कि उसमें आपकी बात लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं। रूल बेस्ड पावर है हार्ड, जो सॉफ्ट पावर है ये हार्ड पावर होता है। हम अपनी कल्चर बेचने नहीं जाते, हम रूल बेचने चाहते हैं, कि हम डेमोक्रेसी को बेचने चाहते हैं, हम ह्यूमन लिबर्टी को बेचने चाहते हैं, और वो हम करते हैं अपनी कल्चरल पावर से, अपने इकोनॉमिक पावर से, अपनी डिप्लोमेटिक पावर से। ये दीज आर ऑल टूल्स ऑफ सॉफ्ट पावर। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बात ये करते हैं कि चाइना के लिए जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस ये नहीं कहता कि उनके दरमियान कोई मिसाइल चलना शुरू हो जाते हैं या कोई एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन लाजमी सी बात है दोनों एक दूसरे को हैंडल कर रहे होते हैं, इंडिया भी और चीन भी। तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ होती है कि यार हमारा जो नेबरिंग कंट्री है हिंदुस्तान, वो सिंगापुर भी आ रहा है, वो बाकी मतलब कंट्रीज के साथ भी जो उसके रीजन में मौजूद है उनके साथ उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, तो चाइना इसको क्या कोई वो कर रहा होता है कि यार ये हमारे लिए कोई थ्रेट हो सकता है, कोई चीज़ मुश्किल हो सकती है, या ठीक है ये मतलब ताल्लुकात चीन के भी इस तरह होंगे, जिस तरह पाकिस्तान के साथ है वो इंडिया का नेबर है, तो इस तरह ये चीन के नेबर्स हैं जिनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात। चाइना तो सबका नेबर बनना चाह रहा है, दिक्कत ये है, समझ रहे हैं ना? तो चाइना जैसे अमेरिका सबका नेबर है, वैसे चाइना सबका नेबर बन जाता है। दिक्कत तो ये हो जाती है। क्या देखिए चाइना की दिक्कत ये है ना फकर भाई की, देखिए चाइनीज को भी आप बोले जो आज मंगोलिया कहते हैं, आज उस मंगोलिया एज अ कंट्री के दो पार्ट है। एक इनर मंगोलिया है जो चाइना के पास है, और जो आउटर मंगोलिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उलान बुटायर जिसकी कैपिटल है। और आपको पता है कि मंगोलिया ने दुनिया को क्या दिया है? मंगोलिया ने दुनिया को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाका दिया है, जिसका नाम था तिमुजिन या चंगेज खान। ठीक है ना? सो पॉइंट वो है कि उनके अंदर वो एस्पिरेशन तो आई है कि हम दुनिया को एक बार फिर से जीतना चाहते हैं, मगर ये है कि वो रियलिटी को स्वीकार कर लें कि वो तिमुजिन का इलाज समय जा चुका है, वो चीजें वापस नहीं आएंगी। वो एक एक्सेप्शनल दौर था। अब पॉइंट ये है कि आप ये देखिए कि चाइना जब से आज़ाद हुआ है 1948 में कॉलोनियल उससे, और जब से यूनिफिकेशन हुआ है, जब से उन्होंने नेशनलिस्ट को हरा करके, कुमितोंग को हरा करके खाली ताइवान तक सिकोड़ दिया और कम्युनिस्ट चाइना का पूरे चाइना पे कंट्रोल हो गया है, उसके बाद से चाइना ने विश्व में 2 या 3 लड़ाइयाँ लड़ी खुल के।
एक इंडिया के साथ लड़ी या 3 इंडिया के साथ लड़ी, जिसमें से एक वो जीते और 2 में वो बुरी तरीके से हारे। लेकिन जो वो जीते उसमें वो बहुत बड़ी टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, ये तो सच है। अब उन्होंने वियतनाम पे भी चढ़ घुसे थे, वो वियतनाम ने उनके दांत खट्टे करके उनको बता दिया इतना आसान नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि आप हमको डकार जाओगे और पता नहीं चलेगा। सो पॉइंट वही है कि चाइना को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये दुनिया जो है ये रूल बेस्ड है, मार कुटाई का दुनिया नहीं है लोगों के पास। अब ये नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ा लड़ाका है, बड़ा फाइटर है, ये एक दिन में 50 किलो का तलवार चला करके 60 लोगों को मार सकता है, क्योंकि अब आपको दूर से कहीं ड्रोन आएगा आपको दिखेगा भी नहीं, हमारा आपका खेल खत्म हो चुका होगा। सो वेपन हैज चेंज द रूल्स ऑफ द गेम्स ऑफ वॉर, ठीक है ना। तो जब वेपन आ चुके हैं, वेपनाइज जमाने में ऐसे ऐसे वेपन है कि फकर भाई आप बहुत बड़े शक्ति से बलिष्ठ इंसान हो, एकदम जिसे कहते हैं इतना कुवत हो कि आप 100 हाथी उठा ले, क्या कीजिएगा उसका, वो 200 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल आएगी, खेल वही खत्म हो जाना है। तो वो सबका तो खेल खत्म हो चुका है ना। दैट वेपन हैज आउटडेटेड द ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ, इट हैज मेड इट इररिलेवेंट ऑल टुगेदर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि चाइना को भी ये बात समझना पड़ेगा। चाइना भी बात समझ रही है, बिकॉज मुझे पता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ बहुत तेज चल रही है इस समय, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वो भी नहीं लड़ना चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं, वो जिसे कहते हैं ना वो सुनजुई का जो वार है वो लड़ना चाहते हैं कि बिना तलवार चलाए सबसे हम जीत ले, गीदड़ भपकी दिखा दिखा करके, और वही वो करते हैं। इंडिया के साथ भी तो शायद अब कुछ इस तरह की बातें, खबरें भी आ रही हैं कि उनके साथ भी अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं एलएसी के ऊपर, और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं करना चाहते। तो अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में रीजन में तो बड़ा एक मतलब नॉर्मलसी आ जाएगी। ये तो ड्रीम होगा, बट इतना आसान है नहीं। देखिए चाइना की जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो वर्ल्ड लीडरशिप का सपना देख रही है। तो देखिए जलन और ईर्ष्या तो फकर भाई मेरा चैनल आपसे ज्यादा चलने लगेगा, थोड़ा तो आपको दुख होगा यार, मिश्रा का हम ही इंट्रोड्यूस करवाए थे, हमसे भी ज्यादा व्यूअरशिप ले रहा है, थोड़ा तो यार बुरा इंसान को लगेगा ही। तो उनको भी लगेगा यार कि इस खित्ते के दादा हमें टेरिटरी हमारे पास और इंडियन वर्ल्ड लीडरशिप निभा रहे हैं। इतना आसानी होगा नहीं, आप समझ रहे हैं, दिस इज नॉट एज इजी। तिब्बत एक इंडिया की जो अब नई जो ये सरकार आ रही है, नया जो फसल है इंडिया का, क्योंकि अभी तक तो कम्युनिज्म ने इंडिया को शासन किया 60-70 साल से, ये जो पैट्रियटिक इंडिया है, जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, वो फिर चाइना की वो मानने को तैयार नहीं है। नेहरू जी वाली नेहरूवियन इंडिया जो है उसका दौर खत्म हो चुका है, उस दौर को ही राहुल गांधी जी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नेहरूवियन एरा इज नॉट गोइंग टू कम बैक, इट वाज एन अबेरेशन इन द इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि इंडिया को इंडिया के रूप में नहीं देखा गया, इंडिया को क्लस्टर ऑफ मेनी नेशंस के रूप में देखा गया, एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। इसीलिए आप सोचिए जो तिबेटियंस हैं उनकी लैंग्वेज क ख ग है फकर भाई, दे राइट क ख ग, हम भी क ख ग लिखते हैं। एंड दैट देन मोदी जी नेहरू जी डिक्लेयर्ड तिब्बत एज पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये बॉर्डर कोई परमानेंट नहीं रहता, जैसे जैसे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगी, आप देखिएगा ये जो पूरा रीजन है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश, ये सब पे चाइना अपना, सिक्किम में सब पे चाइना अपना क्लेम करता है, लेकिन ये सब इंडियन उसका पार्ट है, बिकॉज क लैंग्वेज से ही बनते हैं। जर्मन से बनता है, वो जर्मन लैंग्वेज हटा दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। लैंग्वेज से राष्ट्र बनते हैं, और तिब्बत भी एक दिन भारत में आके जुड़ेगा, ये आप देख के रखिएगा। उसका रीजन ये है कि तिब्बत की जो रूट्स है वो हमसे मिलते हैं, इसीलिए दलाई लामा इतने दिनों से भारत में बैठे हुए हैं, और भारत ने कभी भी, जबकि वो बुद्धिज्म को मानते हैं, भारत ने कभी भी दलाई लामा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया कि आपको जाना है या नहीं जाना है। दलाई लामा जी वहां से अपनी खास बात है, अभी तो नए पंचेन लामा का जो इलेक्शन हो रहा है वहां पे तिब्बत में, उसको भी वो दबा रहे हैं। मेरे ख्याल से नए चुन लिए गए हैं, वो कोई अमेरिका में इस समय 16 या 14 साल के हैं जो दलाई लामा साहब को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि दलाई लामा जी काफी बुजुर्ग हो रखे हैं। तो बॉटम लाइन ये है फकर भाई कि चाइना इंडिया के साथ बैकडोर एंट्री इतनी जल्दी नहीं करेगा। चाइना अभी उसमें है कि हम 18 ट्रिलियन है, ये 4 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन भी नहीं है, सही, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। ठीक हो, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में देखते हैं कि रीजन में हालात किस तरफ जाते हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, और
सबसे बढ़कर अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं है इस रीजन में। इंडिया के अंदर अपने तरीके से है, पाकिस्तान के अंदर अपने तरीके से, और चीन के साथ भी अपने तरीके से है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं है। बट खैर एनीवे देखते हैं कि क्या अब आगे क्या हो सकता है, और क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं इस रीजन के हवाले से। जो भी होगा उस हवाले से हम बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।